हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग फिर से अध्याय 11 का कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4 से पहले जो जो चीज़ें हैं और प्रश्नावली 4 है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे त्रिभुजों में समरूपता। अभी तक हम लोग ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के बारे में पढ़ रहे थे, अब देखेंगे त्रिभुजों में समरूपता, ठीक है। तो कक्षा 9वीं में आप लोगों ने पढ़ा था त्रिभुजों में सर्वांग समता। उसमें हम लोग कैसे करते थे, दो त्रिभुज होता था, उसमें अगर दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं समान होती तो भुजा 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 भू भू भू, और कोण भुजा कोण को भू को, भुजा कोण भुजा भू को भू, ऐसे टाइप से आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सिद्ध कर देते हैं अगर एक त्रिभुज के संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के बराबर हो, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण और दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ऐसे पढ़े थे ना। सेम वैसे ही हम लोग अभी समरूपता का क्या करेंगे, जांच करेंगे त्रिभुजों में, ठीक है। तो अभी तक हम लोग समरूपता के जांच के बारे में दो चीज़ें पढ़े हैं। दो चीज़ें या दो आकृतियां कब समरूप होंगी, तो अगर मैं यहाँ एक आकृति बनाता हूँ त्रिभुज, ठीक है। ये हुआ एक त्रिभुज और ये हुआ दूसरा त्रिभुज। मान लो कि ये ए बी सी, ये पी क्यू आर। तो दो त्रिभुजें कब समरूप होंगी, तो उसके लिए दो चीज़ें मैंने बताया था पिछले कक्षा में, पिछले कक्षा बोलता हूँ, इसी अध्याय में पीछे पहले बता दिया था पिछले वीडियो में। तो क्या होता था, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो ए का संगत क्या है, कोण पी, बी का कोण क्यू और कोण सी का कोण आर, ये बराबर होने चाहिए और संगत भुजा समानुपात में होने चाहिए। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो कर रहा है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से चुनिंदा जो नियम हैं या प्रमेय हैं जो अगर दोनों त्रिभुज फॉलो करें आसानी से, ठीक है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली ये सब किए बिना ही क्या कर दें, दोनों त्रिभुज समरूप है ये बता दें, ठीक है। तो वही क्या है, समरूपता की कसौटी, उसी को बोलेंगे, ठीक है। तो समरूपता की कसौटी हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से नियम है जो अगर ये दोनों त्रिभुज फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली इतना सारा चीज़ किए बिना ही उन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर दें। जैसे सर्वांग सम में कर देते कि पूरा ऐसे नाप के नहीं देखते थे कि ये भुजा के बराबर है कि नहीं, ये भुजा सीधा सीधा देखते थे कि ये भुजा हाँ ये इसके है और ये कोण इसके बराबर है, तो भुजा कोण भुजा के द्वारा हम लोग सभी भुजा और सभी कोण को बराबर करने की, नाप करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कोई भी दो कोण एक भुजा या सभी भुजा बराबर हो तो डायरेक्टली हम लोग बोल देते थे। सेम ऐसे ही इसमें भी करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्या है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं कि दो त्रिभुजों में वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अगर डायरेक्टली हमको पता चल जाए तो ये दोनों त्रिभुज डायरेक्टली क्या बोल देंगे, हम लोग समरूप बोल देंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो नियम है, ठीक है, वो क्या है, कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता मतलब इसको ए मतलब एंगल एंगल भी बोलते हैं। तो यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और यह त्रिभुजों की समरूपता की कौन कौन कसौटी है, मतलब कि यदि मान लो कि ए बी सी एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो ए बी सी का एक कोण पी क्यू आर के संगत कोण ये हो गया और कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक त्रिभुज के कोई भी दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। तो क्या मैं लिख दूंगा, अगर दो कोण कोई भी बराबर हैं, संगत कोण ना, ऐसा नहीं कि ए और आर बराबर हैं, ऐसा नहीं। सी है तो आर के बराबर होना चाहिए, बी है तो क्यू के बराबर होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो क्या हो जाएगा, सभी कोण आपस में बराबर होंगे, संगत कोण, और इनका जो भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे।
वैसे ही अगला है हमारा प्रमेय 5 के रूप में SAS साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। तो इसमें क्या होगा, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपात में हो तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, मान लो कि कोण A और कोण P एक दूसरे के बराबर है। दूसरा बता रहा हूँ ना, कोण A बराबर कोण P है और इनको अंतर्गत मतलब कि ये जो कोण A है किससे किससे भुजा से मिल करके बंधा है, AB और AC से, और ये कोण P किससे किससे बंधा है, PQ और PR से। तो इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या है, AB और AC है और इसमें PQ और PR है। तो ये जो दोनों भुजाएं हैं, ठीक है, संगत भुजाएं समानुपात में हैं। समानुपात में कैसे, मतलब AB बटे PQ बराबर AC बटे PR ये हो, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बराबर नहीं करना ना, ये मत समझ लेना कि भुजाएं बराबर होंगी कोण बराबर होंगे, ऐसा नहीं। कोण बराबर होगा लेकिन समरूपता में भुजाएं बराबर नहीं होती, भुजाएं समानुपात में होती है, संगत भुजाएं, तो उसको ध्यान में रखना है। तो ये कोण A बना रहा है, इसका जो अंतर्गत करने वाली भुजा क्या है, AB और AC है। इसमें कोण P को PQ और PR है। ये जो दोनों भुजाएं हैं वे एक दूसरे के समानुपात में हैं, तो ये दोनों त्रिभुज फिर से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये दूसरा नियम है। चलिए अगला नियम देखते हैं। तो अगला नियम क्या है मेरा, SSS भुजा 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 समरूपता प्रमेय। तो ये तो आप सभी जानते हो, यदि दो त्रिभुजों की में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात में है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो मान लो कि कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है और ये हो गया और ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये BC है और ये PQR है। तो भुजा 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 ऐसे दिख गया, ठीक है। सर्वांग समता में भले भुजा 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 लिखा रहता है तो क्या हो जाता है, इसका संगत भुजाएं बराबर हो जाती है, लेकिन यहाँ नहीं होती बराबर, ठीक है। यहाँ क्या होता है, समानुपात में होता है। तो यहाँ कैसे होगा, अगर AB बटे PQ है और AC बटे PR है और BC बटे QR है, तो ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगी, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ये हो गया। लास्ट है आपका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये एक प्रमेय है, इसको याद रखना आप लोग, और ये आपके बुक में दिया है, उसको आप लोग देखेंगे, उससे सिद्ध कैसे करना है उसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं सिद्ध कैसे करना है वो नहीं बता रहा हूँ, बस इस प्रमेय के बारे में बता रहा हूँ। तो मान लो कि दो समरूप त्रिभुज हैं, ये ABC और ये PQR, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। अगर त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब इनके संगत भुजा क्या है, AB और PQ है, तो AB बटे PQ और इनके वर्ग के अनुपात बराबर BC बटे QR है, तो BC बटे QR हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। और क्या है, AC बटे PR है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो वही चीज़ इसमें बोला है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो उनके जो संगत भुजा हैं उनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो उनके अनुपात का वर्ग कर दिया और उसके बराबर हो जाएगा। तो कोई प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो उनके एक भुजा दे दिया रहेगा, दूसरा भुजा ज्ञात करो, तो यही सूत्र लगा के बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार चीज़ें हैं, चारों प्रमेय आपको ध्यान में रखना है इस प्रश्नावली के, आने वाले प्रश्नावली के, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नावली में चलते हैं। चलिए तो प्रश्नावली 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोला है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ABCD ये दिया है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ऊपर में जो निकला हुआ है, ठीक है, त्रिभुज जैसे, उसमें x और y दिया गया है, उसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इधर का बुक में नामकरण नहीं किया था तो मैं कर दिया EF, ठीक है, E और F को मैंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं। तो
तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी भी हमने पढ़ा है त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने के तरीके, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग को एक्स और वाई क्या है, भुजाएं हैं। तो उन भुजाओं को हम लोग को किसी ऐसे भुजा के बराबर करना पड़ेगा अनुपात के, जिसको पक्षांतर, जिसमें पक्षांतर करने से जिसका दोनों मान हमको पता हो, ठीक है, ऊपर और नीचे का। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ई एफ सी, ये दिख रहा है। तो त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ई एफ सी दोनों को हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध होगा तो इसकी संगत भुजाएं समानुपात में हो जाएंगी और उनको पक्षांतर करके हम लोग एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज ए डी ई, ये हुआ ए डी ई, एवं त्रिभुज ई एफ सी, त्रिभुज ई एफ सी में, या आप चाहें तो एफ सी ई भी ले सकते हैं। चलिए इसी के हिसाब से ले लें, क्या एफ सी ई ले लेता हूँ मैं, ठीक है। त्रिभुज एफ सी ई, जैसे ये ऊपर से इधर गया ना, ये भी ऊपर से इधर आएगा, तो एफ सी ई में। अब चलिए दोनों में देखते हैं क्या क्या चीज़ कॉमन है, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोण है, ये और ये कोण क्या है, बराबर है। तो ये दोनों कोण बराबर, इसको लिख लेता हूँ मैं डी ई ए, कोण डी ई ए, या ए डी ई भी लिख सकते हो आप लोग, जैसा भी चाहो, ठीक है। कोण डी ई ए लिख देता हूँ मैं, कोण डी ई ए बराबर है इसके किसके, कोण सी ई एफ। जब डी ई ए तो सी ई एफ, कोण सी ई एफ, ये दोनों कोण बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण किसको बोलते हैं, आमने सामने कोण, यहाँ लिखना भी है, ठीक है, इसलिए दोनों कोण बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पे कोण डी को देखिए, ये हुआ, और ये कोण सी को देखिए, ये हुआ। अब बोलेंगे सर इसमें क्या संबंध है, तो भाई हमको ये बोल दिया गया ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब कि ये डी ए डी और बी सी ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, या इसी को आगे बढ़ा के हम लोग एफ तक ले गए हैं तो बी एफ बोल सकते हैं। ये क्या है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखा को कोई अगर तिर्यक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो उनमें क्या क्या चीज़ होती है, संगत कोण बराबर होते हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ देखिए जेड जैसे बन रहा है, ये यहाँ से जाते हुए ऐसा बन रहा है, तो ये एकांतर कोण हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे बन रहा है ना, ये वाला और ये वाला कोण बनता है ना, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे भी ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो ए डी ई, यहाँ कोण ए डी ई बराबर कोण एफ सी ई, एफ सी ई। अब ये क्या है, एकांतर कोण। अब देखिए कोई भी दो त्रिभुज के कोई भी दो कोण अगर बराबर हों तो समरूपता की कसौटी हम लोग पढ़े हैं, कोण कोण समरूपता। तो अतः कोण कोण समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज एफ सी ई के। और अगर समरूप है तो इनके संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। तो चलिए संगत भुजाएं समानुपात में करते हैं। तो डी ई का संगत क्या हो जाएगा, डी ई बटे डी का संगत क्या हो जाएगा, इस सी ई, ये होगा ना डी ई और ये सी ई बराबर, ये देखो ये डी से यहाँ खड़ी है, यहाँ पे कोण बना था, ये कोण दोनों बराबर थे ना, तो यहाँ से ये कोण बना रहा है डी ए, तो यहाँ से ये कोण क्या हो जाएगा सी एफ। तो डी ए बराबर सी एफ। और क्या बच गया हमारा, ई ए बराबर ई एफ हो जाएगा, ई ए बराबर ई ए बटे ई एफ, ये हो जाएगा। अब इसी में हमको मान रखना है और एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में क्या चलते हैं। तो सब में बारी बारी से मैं मान को रख देता हूँ। तो क्या क्या था, डी बटे सी, डी का मान 10 है, सी का मान कितना है 6 है, तो 10/6 हो जाएगा। यहाँ लिखता हूँ 10/6 बराबर
डी ए बटे सी एफ, डी ए कितना है मेरा, डी ए 9 है और सी एफ कितना है वाई, तो 9 बटे वाई हो जाएगा बराबर ई ए बटे ई एफ, ई ए कितना है मेरा 15 है, ई ए देखिए 15 लिखा है, ई एफ कितना है एक्स है, तो 15 बटे एक्स हो जाएगा। बस ये आ गया मेरा। अब एक्स और वाई का मान बारी बारी से निकाल लेते हैं। पहले इन दोनों को ले लेते हैं। 9 बटे वाई बराबर 10 बटे 6, वाई इधर आएगा, 10 बटे 6 इधर चला जाएगा। या वाई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9 गुनी 6 बटे 10, 6 भाग है इधर जाके गुना, 10 गुना है इधर आके भाग हो जाएगा। तब इसको घटा लीजिए, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 9 तिया 27 बटे 5, 5 पंचे 25 और 5 चौक 20, तो वाई बराबर आ जाएगा हमारा 5.4। इधर देखिए फिर 10 बटे 6 को हम लोग क्या करेंगे, 15 बटे 1 से फिर बराबर करेंगे, तो फिर 1 से इधर आएगा, बाकी सब इधर आ जाएंगे, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा 15 गुनी 6 बटे 10 हो जाएगा। सेम इसमें किए वैसे हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 1 से बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो इसमें देख लीजिए y बराबर 5.4 और 1 से बराबर 9, तो y बराबर 5.4, ये छोटा ये करना है तो बड़ा रहेगा, ये क्या आ गया 9 आ गया। तो ऐसा करके इसको बनाना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं क्या बोला है। एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये बोला है हमको, ठीक है। तो इसमें चित्र नहीं दिया था, चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया है। क्या बोला, समलंब चतुर्भुज ऐसा ही होता है जिसमें से कोई भी दो भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो इसमें ए बी जो है, ये ऊपर वाला भुजा ए बी जो है वो डी सी के समांतर है बोला है। और इसके जो विकर्ण है, विकर्ण क्या है, जो एक कोने से दूसरे कोने को मिलाता है, ठीक है। दोनों के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते काटते हैं बोल रहे हैं। यदि ए बी बराबर 2CD, ये ए बी जो है वो 2CD है, हम लोगों ने उल्टा ले लिया क्या, चलिए जैसा भी हो, आप लोग इसको छोटा इसको बड़ा जैसा भी मानो, लेकिन ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक है। इधर डी सी लेना था, इधर ए बी लेना था। तो ए बी जो है वो डी सी का अगर दोगुना है तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमको बोला है। तो चलिए देखते हैं मेरे को क्या करना है। आप यहाँ देखिए बोला है ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात, तो हमने पढ़ा था दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के या संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, ए ओ बी और सी ओ डी दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे पहले। जैसे ही समरूप सिद्ध होता है तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग उस प्रमेय की सहायता से क्या कर लेंगे, उसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है करके लगा लेंगे। तो चलिए त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज टी ओ या सी ओ डी में, चलिए इसको सी ओ डी कर देते हैं, सी ओ डी में क्या है। अब देखिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी हो जाएगा, ये कोण और ये कोण, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, फिर कोण। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, समांतर है इसका मतलब ये है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर हैं। वैसे ये कोण और ये कोण एकांतर है, जेड जैसे बन रहा है ना, ये देखिए उल्टा जेड बन रहा है, यहाँ पे सीधा जेड बन रहा है और यहाँ पे उल्टा जेड बन रहा है, ठीक है। जैसे ही समांतर भुजाएं के रहती है तो जेड बनता है, बताया था मैं। तो कोण बी ए ओ, कोण तो लिखा गया है बी ए ओ बराबर कोण डी सी ओ हो जाएगा, बी ए ओ बराबर डी सी ओ, ये क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। फिर कोण
ABO बराबर कोण CDO। ABO बराबर कोण CDO। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये भी एक अंतर कोण हो जाएंगे। और ऐसे ही कोई भी दो कोण आपस में अगर बराबर है तो तीसरा कोण ऐसे ही बराबर हो जाता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण 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 समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के। यहीं पे बता दूं क्या, और अगर दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम जानते हैं, नेक्स्ट पेज में बताता हूँ क्या जानते हैं कि अतः यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका संगत भुजा क्या है, देखिए AOB और COD है। तो देखिए ये आधार है, इसका ये आधार है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, संगत भुजा हो जाएंगे। AOB ऊपर में AB है, नीचे में CD है या DC है, जो भी लिखो CD है। तो क्या हो जाएगा, AB बटे CD पूरे का वर्ग, यही पढ़े थे हम लोग। दो यहाँ लिखना है कारण, दो समरूप त्रिभुजों, ये लिख लिया, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा किया ये हो गया, इसका अनुपात का वर्ग ये हो जाएगा। अब देखिए हमको दिया है प्रश्न में AB बराबर क्या दिया है, 2CD दिया है। तो AB की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2CD। तो यहाँ क्या आ जाएगा, AB की जगह में 2CD रख दो बटे CD पूरे का घात 2 हो जाएगा। CD कट गया तो 2 दूनी 4 बटे 1। तो क्या आ गया हमारा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात क्या आ गया हमारा, 4/1 या 4:1 ये आएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 3 आप लोग बना के देखेंगे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, क्या बोला है, दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लो कि मैं खींच देता हूँ, दो समरूप त्रिभुज ये हैं और ये है। ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज हैं। तो क्या बोला है, इनके जो क्षेत्रफल का जो अनुपात, ये दोनों क्या है, समरूप। तो क्षेत्रफल अगर बराबर है, ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल अगर बराबर है, दोनों क्या है, समरूप है, तो सिद्ध करना है हमको, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होंगे मतलब कि सभी कोण और सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब संगत कोण और संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो ये चीज़ दिया है हमको, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और जब भी त्रिभुज ABC दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, उनके संगत कोण संगत भुजाएं समानुपात में, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपात में होते हैं। ये पहला कंडीशन हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है, इनका जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इससे पहले जो प्रश्न हल किया वही वाला ट्रिक लगेगा इसमें भी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको क्या क्या चीज़ दिया है, इसमें क्षेत्रफल भी बराबर ही लिखा है, मतलब कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दोनों अगर समरूप हैं तो यहाँ हम जानते हैं, फिर वही वाला सिस्टम लगाएंगे, ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए इसमें AB बटे PQ पूरे का वर्ग हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, AC बटे PR पूरे का वर्ग हो जाएगा बराबर BC बटे QR पूरे का वर्ग, यही होगा। क्यों होगा, तो यहाँ आप लोग को फिर से कारण लिखना है कि
समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के क्षेत्रफल संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, इस विधि से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जस्ट इसके ऊपर देखिए, त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर है। तो मैं एबीसी की जगह में क्या रख दूंगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल रख सकता हूँ। तो यहीं पे करिए त्रिभुज, अब एबीसी के जगह में लिख दूंगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे यहाँ भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा, बराबर यहाँ जो जो चीज़ है इधर का उसको तो लिखना ही है हमको, ए बी बटे पी क्यू पूरे का वर्ग, ए बी बटे पी क्यू पूरे का वर्ग, ए सी बटे पी आर पूरे का वर्ग, बी सी बटे क्यू आर पूरे का वर्ग, यही हो जाएगा। ये है बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर पूरे का वर्ग। ये दोनों कट जाएगा, कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू पूरे के वर्ग के बराबर है, बराबर ए सी बटे पी आर पूरे के वर्ग के बराबर है, वैसे बी सी बटे क्यू आर पूरे के वर्ग के बराबर है। अब देखिए एक का तो कितना भी वर्ग कर दो एक ही आएगा, सभी में वर्ग है तो सबका सभी में एक ही चीज़ समान है। ठीक है, तो मैं सबको क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट से हटा लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। या सभी का क्या कर दूंगा, वर्गमूल कर दूंगा। तो वर्गमूल कर दूंगा तो कैसे हो जाएगा, एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, इसका वर्गमूल करूंगा तो सभी का घात क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दो सभी का वर्गमूल लेने पर, सभी का वर्गमूल लूँगा तो ऐसा आ जाएगा। अब देखिए ये सभी क्या है, एक के बराबर है, तो एक के बराबर है तो सभी को ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी बटे पी क्यू, यहाँ एक बराबर ए सी बटे पी आर, फिर यहाँ एक बराबर बी सी बटे क्यू आर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ये पी क्यू को इधर तिरिया गुना कर दूंगा तो पी क्यू बराबर ए बी हो जाएगा, यहाँ पी आर बराबर ए सी हो जाएगा और यहाँ क्यू आर बराबर बी सी हो जाएगा। तो उसको भी लिख लेता हूँ, क्या लिखूँगा, पी क्यू बराबर ए बी, पी क्यू बराबर ए बी, वैसे पी आर बराबर ए सी, पी आर बराबर ए सी, वैसे ही क्यू आर बराबर बी सी, मतलब कि या ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर। और अगर किसी त्रिभुज का तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो जाए तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से या नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दो त्रिभुज के दोनों भुजाएं अगर संगत भुजाओं के बराबर हैं तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के दोनों त्रिभुज, तो अतः सिद्ध होता है कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, शाहिद एक खंबे की लंबाई का अनुमान लगाते समय इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर एच, ये हो गया इसको सिर एच, व खंबे के शिखर क्यू, खंबे का जो शिखर है वो कहाँ है, ये है क्यू, की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ती है। मतलब कि इसका जो छाया बन रहा है यहाँ इस जमीन में वो डी तक के पड़ रहा है और इसका जो शाहिद है उसका भी जो छाया वो कहाँ तक पड़ रहा है, डी तक पड़ रहा है, एक ही बिंदु पर पड़ रहा है। यदि डी बराबर 1.6 मीटर, ये जो डी है मतलब इस बिंदु से
साहिल के जो खड़ा है वहाँ तक की दूरी डी 1.6 मीटर है, मतलब साहिल के छाया की लंबाई कितना है डी दे दिया है, और डी एफ बराबर 4.4 मीटर। डी एफ मतलब खंबे की उस बिंदु से दूरी कितना है 4.4 मीटर दिया है। तो खंबे की लंबाई क्या होगी, जबकि साहिल की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर है, मतलब साहिल की लंबाई दे दिया गया है 1.2 मीटर, तो खंबे की लंबाई हमको पूछा है। तो अब देखा जाए तो पूरा पूरा खेल क्या है, ये दोनों त्रिभुज जो बड़ा त्रिभुज बन रहा है और इसके अंदर एक छोटा त्रिभुज बना है साहिल को मिला करके, उन दोनों त्रिभुजों का है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमको दोनों का आधार दे दिया है, आधार की लंबाई दिया गया है, ऊंचाई में सिर्फ साहिल का दिया है, ये बस बचा है। तो अगर हम लोग ये बड़ा वाला त्रिभुज और उसके अंदर जो छोटा त्रिभुज बना है उसको अगर समरूप सिद्ध कर दें तो दोनों के संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी, और हम लोग पक्षांतर करके खंबे की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या चीज़ दिया है, DE बराबर 1.6 मीटर, DF 4.4 मीटर, वैसे साहिल की लंबाई HE है 1.2 मीटर, QF हमको पता नहीं है, QF क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप सिद्ध करते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज DFQ, त्रिभुज DFQ एवं त्रिभुज DEH में। अब देखिए समरूप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज के कोई भी दो कोण बराबर हों, ठीक है, संगत कोण बराबर हों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो इसमें देखिए ये जो कोण डी बन रहा है, ठीक है, ये कोण डी छोटा वाला त्रिभुज में बन रहा है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी ये कोण डी शामिल है। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण डी बराबर कोण डी, ये दोनों क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब बराबर है, उभयनिष्ठ कोण है। दूसरा, अब देखिए खंबा तो सीधा खड़ा रहेगा भाई ज़मीन से, और ये साहिल भी उसी का अनुमान लगाते हुए इसके सामने खड़ा हो गया, मतलब ये भी सीधा खड़ा है, मतलब ये दोनों क्या है 90 अंश बनाते हुए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर भी 90 अंश बनेगा, और ये साहिल खड़ा है वहाँ पास भी 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण QFD बराबर कोण HED हो जाएगा। ये क्या है, समकोण है। दो संगत कोण बराबर हो गए, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कोण कोण समरूपता, पढ़े हैं ना हम लोग, शुरू में ही पढ़े हैं आज, समरूपता प्रमेय से या नियम से, जो भी आप समझें, प्रमेय से क्या हो जाएंगे, जो त्रिभुज DFQ है वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEH के। और अगर समरूप है तो क्या हो जाते हैं, उसके संगत भुजाएं समानुपात में हो जाएंगी। तो संगत भुजाएं क्या क्या पता है हमको, तो बड़ा वाला का पहले लिखते हैं DF, DF के संगत क्या है, इसका भी आधार वही आएगा DE हो जाएगा, बराबर इसका ऊंचाई क्या है, बड़ा वाला का QF है, छोटे वाला का HE है। बस इतना ही ज़रूरत है हमको। और लिख सकते हो आप लोग QD बराबर QD बटे HD, ये भी लिख सकते हो, लेकिन इसका तो यूज़ ही नहीं, इसका तो मान ही नहीं दिया, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो QD बड़ा वाला भुजा बटे HD। चलिए अब जहाँ जिसका जिसका मान पता है उसको रख दीजिए। तो DF कितना है, 4.4 है, DE कितना है, 1.6 है, 1.6 बराबर QF कितना है, ज्ञात करना है मेरे को QF, और HE क्या है, 1.2 है। नेक्स्ट पेज में चलिए क्या हो जाएगा, तो ये जो QF है एक तरफ रहेगा और ये 1.2 भाग है, इधर आके गुना हो जाएगा। तो 4.4 गुणित 1.2 बटे 1.6, तो QF बराबर 4.4 गुणित 1.2 बटे 1.6। तो इसको हल कर लेते हैं, कैसे हल करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर सेम अंकों के बाद अगर दशमलव लगा है ऊपर और नीचे तो दशमलव अपने आप ही हट जाते हैं। तो इसमें एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, तो ये इसका दशमलव और इसका दशमलव
हट जाएगा। 44 गुणित 1.2/16। 4 से जाएगा क्या, 4 चौक 16, 4 11 44। अब इसको गुना कर लीजिए, या भाग देना चाहते हैं तो भाग भी दे सकते हैं। 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, दशमलव 4 तिया 12, 0.3, 11 गुणित 0.3 करेंगे, 11 तिया 33 का 3, हासिल है 3, 11 शून्य शून्य 3 का 3, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो क्यू एफ बराबर क्या आ जाएगा हमारा 3.3 मीटर। इसका मतलब अतः खंभे की लंबाई क्या होगी, 3.3 मीटर होगी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। क्या बोला है 7वां का पहला, चित्र में कौन से दो त्रिभुज त्रिभुज ABC के समरूप हैं, नाम लिखिए। तो इसमें कौन से दो त्रिभुज त्रिभुज ABC के समरूप है ये हमको बताना है और उसका नाम लिखना है बस, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे तो बता नहीं सकते कि समरूप क्या है क्या क्या है। अब हमको इसमें से या तो एक तरीका है समरूप सिद्ध करने का, संगत कोण को बराबर करें या संगत भुजाओं को समानुपात करें, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, वो समरूप है ये बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें ये चीज़ तो बोला नहीं है कि इसको सिद्ध कीजिए करके, बस पूछा है नाम कि कौन से दो त्रिभुज ABC के समरूप हैं। ABC क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज है। बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप कौन कौन से दो त्रिभुज हैं ये हमको पूछा है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ नाम पूछा है तो मैं सिर्फ नाम ही बता देता हूँ। लेकिन ये वाला जो प्रमेय बोल सकते हैं, इससे संबंधित प्रमेय, प्रमेय क्रमांक 8 है, यहाँ लिख देता हूँ प्रमेय 8, जो कि आपका इसके इस प्रश्नावली के बाद दिया है। उसमें इसको सिद्ध करके दिखाया है कि कौन कौन से दो त्रिभुज ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके समरूप होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो त्रिभुज है उसके अंदर अगर और त्रिभुज बन रहे हैं तो वो उसके समरूप हो जाते हैं जनरली, ठीक है। अगर 90 अंश बना रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 अंश बनाए, यहाँ 90 अंश बनाते हुए बनाया ना, और यहाँ भी 90 अंश बनाया। तो जब समकोण त्रिभुज के अंदर एक और समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है, ऐसा लंब डाल करके कोई दो समकोण त्रिभुज बने तो दोनों समकोण त्रिभुज भी इसके समरूप होते हैं, ठीक है, जनरली। तो कैसे सिद्ध होगा वो आप लोग अगला जो पेज नंबर किसमें दिया है, ये पेज नंबर 262 है, ठीक है, उसमें आप लोग अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उसमें सिद्ध करके भी दिखाया गया। तो यहाँ मैं सिद्ध करके नहीं दिखाऊंगा, सीधा बता दूंगा। तो त्रिभुज क्या है, दो ही त्रिभुज दिख रहा है हमारा। तो त्रिभुज कौन से, पहला का आंसर मैं बताता हूँ क्या क्या। त्रिभुज ABC के समरूप क्या है, त्रिभुज ABC के समरूप है ABC, तो AMC। त्रिभुज ABC के समरूप क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMC, नहीं समरूप लेना है ना, तो CAM हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, ये AB क्या है, यहाँ पे 90 अंश बना रहे हैं मतलब ये कर्ण है, तो AB कर्ण से होते हुए जा रहा है, और यहाँ पे 90 अंश बना रहा है वहाँ पे मिल रहा है तो ABC है। तो वैसे ही हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये CA इसका कर्ण है, और कहाँ पे जाके मिल रहा है, यहाँ पे 90 अंश बना रहे हैं वहाँ पे मिल रहा है, तो CAM हो जाएगा, ठीक है, CAM के। वैसे ही त्रिभुज जो ABC है वो किसके, फिर इसमें भी वही सेम, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा BCM, त्रिभुज BCM इन दोनों के समरूप है। दूसरा प्रश्न पूछा है हमको, x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ये जो x त्रिभुज ABCCM त्रिभुज ABC BCM के समरूप है, ठीक है। जो छोटा वाला जो त्रिभुज है CAM वो बड़े वाले त्रिभुज ABC। देखिए अब जो CAM है, नहीं ABC को ले लेते हैं। ABC क्या है हमारा, ये है ABC का ही पार्ट है ना ये CA, ये किसके समरूप है, BCM के समरूप है, तो इसी को लेते हैं, ठीक है। तो ABC में देखते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BCM, ये दोनों समरूप हैं। यहाँ लिख सकता हूँ मैं, सीधा समरूप लिख देता हूँ, ये दोनों क्या है समरूप हैं। समरूप है तो क्या हो जाएगा यहाँ
AC जो है वो इसके, अब देखिए ये बड़े वाले त्रिभुज का 90 अंश का जो लंब है वो बना है, उसका है, तो इसमें भी इसका जो लंब बना है, लंब क्या है, ये CM है, CM है ना इसके ऊपर लंब, CM के अनुपात के बराबर होगा। वैसे ही जो इसका जो बीच वाला है, ठीक है, क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, ये लंब हो गया, अरे नहीं, लंब तो इसका पार्ट हो गया ना, हमको ABC का लेना है ना, तो ABC में ये वाला का काम तो हो गया x का। अब एक ऐसा हमको मान लेना पड़ेगा जो हमको पता है। अब ये वाला अगर ले लूँगा तो इसमें y+16 लेना पड़ जाएगा, तो मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, BC। तो BC को अगर लेता हूँ, ठीक है, BC क्या है, इसका आधार है, तो इसमें क्या है, इसका आधार MB है, ठीक है, ये 90 अंश जिसके ऊपर टिका है वो MB है। जैसे कि AC क्या है, BC के ऊपर टिका है, वैसे ही CM जो है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, MB पर। तो BC/MB, AC का मान कितना है, x है मेरा, CM कितना है, 12 है, BC कितना है, 20 है, MB कितना है, 16। तो x बराबर 20 गुणित 12/16 ये हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो 5 तिया 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 15, ये हो जाएगा। x का मान आ गया। सेम यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, छोटा त्रिभुज, ठीक है, अब x का मान 15 आ गया, तो छोटा त्रिभुज और फिर से बड़ा त्रिभुज में हम लोग लेते हैं। तो छोटा त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज ABC जो समरूप है त्रिभुज CAM के, ये है त्रिभुज ABC समरूप है, तो ABC में फिर से वही लेते हैं, ठीक है। इसका जो 90 अंश, मतलब जो 90 अंश बना रहा लंब है AC, वो CAM के लंब कौन सा है, ये है, ठीक है, ये वाला है, ये वाला इसके ऊपर लंब है, इसको नहीं लेना है ना। अब क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें देखिए ये जो ABC है उसमें सबसे छोटी भुजा क्या है, CA है, CAM में सबसे छोटी भुजा क्या है, AM है, तो उसी के आधार पे लेना है, जो छोटा है उसको छोटे के साथ, बड़ा है उसको बड़े के साथ, तभी तो समरूप कहलाएगा ना। फिर CA/AM हो गया। अब इसका जो ये है BC ले लेते हैं, BC क्या है, इसका आधार है, तो इसका जो BC जो आधार है वो इसके CM के बराबर हो जाएगा, ये होगा ना भाई। देखिए जो CA है या AC बोलूँ, A और C किसके ऊपर लंब है, BC के ऊपर लंब है, तो वैसे ही AM किसके ऊपर लंब है, CM के ऊपर लंब है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, CM ही तो आएगा। AC के मान रख दो, AC का मान x था और x का मान हम लोग निकाल चुके हैं 15/AM का मान कितना है, y, बराबर BC का मान कितना है, 20/CM का मान कितना है, 12, यही था। इसको फिर से तिर्या गुना करके हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 15/y बराबर 20/12, या y इधर जाएगा, 15 गुणित 12/20 बराबर y, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 9, और x बराबर क्या आ गया हमारा, 15, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपका बन जाएगा। अब बच गया आपका प्रश्न क्रमांक 8 और 9, तो टिक लगाने वाला है, उसको आप लोग हल करके खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली यहीं खत्म होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय और उससे संबंधित प्रश्नावली 5, ठीक है। थैंक यू।